जय हिंद एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आईएसपीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स में। आज हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक है, साथ में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है। अपने जो हमारा स्लाइड है, हमारा पीडीएफ है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड एंड टुडे नियर अबाउट 16 टॉपिक था जो हमें लगा कि रेलिवेंस है। कुछ रिकैप भी करेंगे, कुछ रिपीट भी करेंगे, लेकिन वो रिकैप रिपीट भी जरूरी है क्योंकि उससे रिपीटेशन से चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। और जब आप यूपीएससी में बैठे होते हैं, टिक कर रहे होते हैं, तो उस समय इजी होता है रिमाइंड करना, रिकॉल करना। ओके, तो जो पहला टॉपिक है वो कोर सेक्टर का आउटपुट का है, रिजल्ट है कि देयर हैज बीन द इंक्रीज। तो इंक्रीज है कोर सेक्टर में कितने इंडस्ट्री आते हैं वो हम देखेंगे। 8 कोर इंडस्ट्री हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे और वो यूपीएससी में पूछता है। तो नियर अबाउट जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 40.7% है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रीलिम्स में पूछ देगा कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। तो हम कोर सेक्टर को देखेंगे। ओके, चाइल्ड एक्यूज ऑफ द पॉक्सो, ये है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अगर चाइल्ड है वो अगर किसी चाइल्ड के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो उसको जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उससे हम करेंगे। उसको हम पॉक्सो एक्ट के थ्रू ट्रायल या उस पे केस नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो हम मानते हैं कि वो एक तरीके से बच्चा भी अनजान है, जो भी उसने किया है उसको सुधारा जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है। वो हम एक एडल्ट के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, जैसे कि आईपीसी सेक्शन में भी एडल्ट के जैसे हम लोग केस देखते हैं, चलता है। प्राइवेट सेक्टर है स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है जो कि फुल ऑर्बिटल लॉन्च है। इसका नाम है विक्रम 1। विक्रम साराभाई के नाम से है विक्रम 1, तो इसको याद रखिएगा। तो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि अभी जो प्राइवेट सेक्टर ने रिसेंटली जो फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा। चार मीनार, अगेन चार मीनार का कैरेक्टरिस्टिक हमें जानना है क्योंकि चार मीनार उस पे पेज में दिया हुआ है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको हम स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट एक्सटेंड आसपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है, वहां पे लगाया जाता है। तो नागालैंड एंड अरुणाचल में इसको बढ़ाया गया है। तो हम देखेंगे कि इसका जो मेन एक्ट क्या है, फिर ये किस किस एरिया में, किस किस रीजन में ये अभी लगा हुआ है। तो ये प्रीलिम्स के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो क्रिटिसिज्म है, इसके जो प्रोविजन है 3-4 है वो हम देखेंगे और क्रिटिसिज्म है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, आसपा के बाद इंडिया शुड लीड टू द वे पीस प्रोसेस। तो यूक्रेन के जो फिनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया में है और हम देखते हैं कि उनका क्या एक तरीके से कमेंट है इंडिया पे। पहले उनका कमेंट कुछ और रहा है, अभी अलग हुआ है। फिनेंस नहीं, फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी। ओके, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखते हैं कि इंडिया रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो डायनेमिक्स चल रहा है उसमें इसका यूज कर सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड होता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में अलाउ करता है इंडिया का, जो हमें बताता है कि अगर अरेस्ट हो उस केस में हम क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कि उसमें एक एडवाइजरी बोर्ड हो, उसको लगे कि डिटेंशन जरूरी है, तो इस केस में डिटेंशन बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो इसके बारे में हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड है, कितना महीने के लिए कर सकता है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे कि कैसे ये जो फ्रीडम ऑफ हमारा जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ जो हमारा एक लिबरल वे ऑफ द लाइफ है, उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको भी हम देखेंगे। हाउसहोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट 1 बिलियन मील्स, जो खाने का हमारा एक तरीके का एक टाइम का खाना है, 1 बिलियन मील्स ए डे। 1 करोड़ 1 बिलियन, इसका मतलब 1 बिलियन मीन्स 1000 मिलियन। ओके, 1000 मिलियन हो गया एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। ओके, तो नियर अबाउट 100 करोड़ लोगों का जो खाना है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है हंगर एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड हंगर, तो उसमें ये हम कवर करते हैं। इरेडिकेशन ऑफ द टीबी रिमेन्स ए डिस्टेंस गोल एट द सिस्टमेटिक चैलेंज। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगेन इसको देखेंगे। मेंस में जीएस पेपर 2 में हेल्थ सेक्टर है, उसके अंडर में ये आएगा। देन
द काउंटडाउन ऑफ द पैंडेमिक ट्रीटी, जैसे कि कोविड 19 में हमने देखा था जो सिचुएशन था, ऐसा सिचुएशन फिर ना आए, ऐसे सिचुएशन को नहीं आने के लिए एक ट्रीटी पे डिस्कशन हो रहा है। 2021 से ही ये ट्रीटी चल रहा है, तो इसका मेन खासियत देखते हैं, इसके आने से क्या फायदा होगा। तो अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इजिली प्रोवोक्ड, ये है कि इंडिया का जो अभी हम देख रहे हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में जो एक दूसरे पे कमेंट्री आ रही है, कंट्रोवर्शियल कमेंट्री आ रही है, उसको यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया इसको कैसे बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकता है। इंडिया यूएस रिलेशन में जो डायनेमिक चेंज है उसको भी देखते हैं। तो मेंस जो इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉइंट यहाँ से हम लिख सकते हैं। जॉब्स आउटलुक, जो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, वहां से द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया है, और ये आया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है डबल हो गया है 20 इयर्स में। तो इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जॉबलेस का क्या रीजन है। कंटिन्यूअसली हम जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं। एक हम इस पे मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये मेंस स्पेसिफिक हम लोग पढ़ा जाएगा। आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कोल इंपोर्ट्स, तो देखते हैं कि जो पावर सप्लाई है कभी कभी जो डिमांड के अनुसार नहीं फुलफिल हो जाती है, उसका मेन रीजन दिया जाता है कि कोल डिमांड हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या कोल का इंडिया में माइंस की कमी है, प्रोडक्शन की कमी है, या क्यों सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसको देखते हैं। तो वो अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 3 में इंडस्ट्रीज है और उसमें पावर इंडस्ट्री है। ओके, डिड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इनेबल द एक्सटॉर्शन, यहाँ पे एक काफी रिपीटेशन है, तो इसको बहुत जल्दी में देखेंगे, ब्रीफ में रिकैप करेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू है, एक हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, दूसरे हमारे एक्टिविस्ट हैं, तो दोनों की बातों ने कुछ कुछ देखेंगे क्या है। टेक जायंट्स फेसिंग द EU स्क्रूटनी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी बड़ी कंपनियां जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि गूगल हुआ, मेटा हुआ, इंस्टाग्राम हुआ या अमेजन हुआ, वहां पे हम देख रहे हैं कि वो इक्वल कंपटीशन के लिए सही नहीं है, तो कॉम्पिटेटिव मार्केट के लिए ये सही नहीं है, तो मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे जो पहला न्यूज है, कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्पोर्ट टू द 6.7%, तो इंक्रीज है, और डबल डिजिट इंक्रीज देखा गया है कुछ कोर सेक्टर में, जैसे कि कोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ एंड सीमेंट हुआ। फर्टिलाइजर्स में देखते हैं डिक्लाइन हुआ है। तो ये कोर सेक्टर क्या है, एक बार इसको बेसिक्स को देखते हैं। कोर सेक्टर जो इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें मेन जो डिपेंडेंसी है कोर सेक्टर पे है। ये जैसे काफी क्रूशियल होते हैं, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो टॉप में कौन है सब, ये जो 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर, ये केवल 8 है, वो जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 40.7% इनका कंट्रीब्यूशन है, नियर अबाउट 40.7%। ओके, तो 40% जब इन्हीं का 8 का है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अगर ग्रोथ या इनके डिक्लाइन से पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट का क्या ट्रेंड चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है कि खराब दिशा में जा रहा है, ये काफी अच्छे तरीके से दिखाता है। 40.27, ओके, जो इनका कंट्रीब्यूशन है 40.27, इसको करेक्ट कीजिएगा, मैंने 40.7 बोला है, 40.27 है। ओके, सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, रिफाइनरी का है, और दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी का है। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कोल हो सकता है, स्टील हो सकता है, कोल स्टील नहीं है, स्टील तीसरे पे आ जाएगा, सबसे ज्यादा रिफाइनरी है। ओके, लास्ट में देखते हैं, जो सबसे लास्ट में फर्टिलाइजर है, हमें लगेगा कि एग्रीकल्चर में यूज काफी ज्यादा है, तो हम इसको ऊपर कर देंगे, उसके ऊपर सीमेंट है। ओके, नेचुरल गैस 6.88 है। तो ये सब याद रखिएगा, प्रीलिम्स में कहीं से भी घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट इज द इंडिकेशन, क्या इंडिकेटर देता है ये कोर इंडस्ट्री, क्या बताता है, ये मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स मेजर करता है और परफॉर्मेंस ऑफ द 8 इंडस्ट्री को बताता है। इसको कौन रिलीज करता है, हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, यहां से होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है इसके केस में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन फ्रंट पेज पे ही देखते हैं। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है, उन्होंने बोला है कि जो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, उनको रिमूव करने के लिए प्ली गया था कि आप रिमूव कीजिए, वो तो अरेस्ट हैं, फिर भी चीफ मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं। तो जज ने पूछा कि अरेस्ट होना ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा,
2 ईयर्स के लिए कम से कम कन्विक्शन होना चाहिए, वहां पे ट्रायल चलेगा, जब कन्विक्शन हो जाएगा 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, तब यह है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नॉर्मल केस में ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे केस में ये अगर जस्टिफाई किया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में फेल हो गया है, ऐसे केस में तो ये डिसीजन कौन लेता है? गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है और वो आर्टिकल 356 के अंडर में लगता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जज ने बोला है कि ये तो गवर्नर एंड जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में है, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकते, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज फ्रंट पेज पे ही है। जो अपोजिशन लीडर है खरगे, कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया अग्निवीर स्कीम को, और ये क्रिटिसिज्म कॉन्टेक्स्ट में अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने बोला था कि हमने जो कमी थी उसको हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम कभी ऐसा नहीं है कि बातचीत से दूर थे। तो खरगे ने कहा है कि ऐसा है कि ये फ्लॉ हो गया है, फ्लॉप हो गया है, और इसका नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इस अग्निवीर स्कीम के अंडर में ऐसा था कि बच्चों जो आर्मी की रिक्रूटमेंट होती थी, जो यंग बच्चों को लेना था, वहां पे ये था कि 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे, 4 साल बाद 25% जो रिक्रूटमेंट हो गया, अगर 100 में 25 लोगों को कंटिन्यू सर्विस में रखा जाएगा और लोगों से कहा जाएगा आप जाइए, रिटायरमेंट था, कुछ पैसे देके, ओके, नियर अबाउट 11 लाख रुपीस था कि आप कुछ कर लीजिएगा इसका। तो कहीं ना कहीं से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतना मेहनत करके आदमी जॉब पाता है, उसके बाद आप 4 साल बाद कहें कि आप जाइए, तो दिस इज नॉट गुड, ओके। एंड ऐसे काफी क्रिटिसिज्म था कि ऐसे जब ऑलरेडी ट्रेन यंग एज में 25-26 के एज में वापस आएंगे सोसाइटी के लिए, वो वायलेंस एंड थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेन्ड है, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, और वहां पे जब उनको जॉब नहीं होगा 4 साल जॉब करने के बाद, तो फ्रस्ट्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, ये सब आता है। तो ये सब चीजें बहुत डिबेट था, अभी भी इस पे डिबेट कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज जो है फ्रंट पेज पे ही अगेन एक क्रिमिनल न्यूज है। यहाँ पे एक बेंगलुरु में ब्लास्ट हुआ था, उसी के वो लेके कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी का अपडेट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसके अंदर जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि चाइल्ड एक्यूज ऑफ द पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंस टू बी ट्राइड एज पर द जेजे एक्ट। यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जेजे का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में ये एक्ट आया था। इसमें ऐसा था कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ अगर सेक्सुअल एब्यूज एक्सप्लॉयटेशन होगा तो इस एक्ट के द्वारा केस चलेगा, इसके अंडर में जो पनिशमेंट है वो है। लेकिन अब आ गया कि वो बच्चा ही बच्चे के खिलाफ अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है उसका कैसे चलेगा? तो उसमें है कि जुवेनाइल जस्टिस जो बच्चों के रिफॉर्म की बात करता है उसके अनुसार चलेगा, उसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट, क्योंकि वहां पे रिफॉर्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस में सजा कम होती है और उनको पढ़ाने और सुधार गृह में रखा जाता है, जेल में नहीं रखा जाता है। तो ये वाला केस है। पॉक्सो या आईपीसी जो इंडियन पैनल कोड है, जो आजकल भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसके अनुसार क्रिमिनल केस चलना चाहिए। इसमें पनिशमेंट होता है, जेल होता है, वो नहीं करेंगे। लॉजिक ये है कि जो बच्चा होता है वो अभी उस एज में नहीं होता है कि उसको ऐसा बोल दें कि क्रिमिनल इंटेंट के साथ उसने जो क्राइम किया है, ओके। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो चाइल्ड का डिफिनीशन है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, तो उसी के अनुसार चलेगा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारा इसमें है कि स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर द स्टेज 2 ऑफ द विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल। तो ये देखें कि ये पहला प्राइवेट सेक्टर का एंट्री है जो ऑर्बिटल लॉन्च किया है, फुल ऑर्बिटल लॉन्च है। सब ऑर्बिटल लॉन्च ऑलरेडी किया हुआ है पिछली साल, इस बार फुल लॉन्च है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला कि जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस है, और विक्रम फर्स्ट जो है वो इस लॉन्च का नाम है, लॉन्च व्हीकल का नाम है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और जब आप मेंस का लिखेंगे तो उसमें आप बता सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, आगे चल के हम इसका यूज कर सकते हैं। इस जो विक्रम है 1 है उसको कलाम 250 भी बोलते हैं, ओके। और इज ए हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर है, ओके। यहाँ पे देखिएगा जो फ्यूल है सॉलिड फ्यूल है, और ये हाई परफॉर्मेंस एथिलीन प्रोपिलीन डाइईन टर्पोलिमर्स ये यूज होगा। तो ये भी आप याद रखते हैं, याद रख सकते हैं, ओके।
फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च जो मैं आपको बताया है आज लेडी यू शुड नो, स्टेज 2 नोन एज द कलाम 250। ओके, सब ऑर्बिटल लॉन्च ऑलरेडी हो गया था नवंबर 2022 में ही, तो ये आपको याद रखना है। ये पिक्चर दिया हुआ है, चार मीनार का पिक्चर है, यहाँ पे भी ये यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये रात का सीन है, यहाँ पे लाइटनिंग है क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है, रात में भी काफी शॉपिंग चल रहा है, तो हमें शॉपिंग से नहीं लेना है, हमें चार मीनार की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी है कि चार मीनार का मतलब होता है कि 4 मिनरेट्स, चार मीनार, सीधी सी बात है। कंस्ट्रक्शन कब इसका हुआ था? 1991 में हुआ था, 1900 नहीं 1591 में, 1991 में तो अभी हम लोग थे। ओके, तो 1591 में हुआ था और किसने कराया था? मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह, कुतुब डायनेस्टी इसको कहा जाता है, इन्होंने कराया था। ओके, और किस उपलब्ध में कराया था, क्यों कराया था? क्योंकि जो वहाँ के नवाब थे, जो वहाँ के किंग थे, उन्होंने ये सोचा था कि वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेग आया था, लोगों का डेथ हो रहा था, उन्होंने सोचा कि जब डेथ चला जाएगा, और डेथ अगर ये चला गया, अल्लाह से भगवान से जो भी उन्होंने दुआ मांगा था कि अगर ये चला गया तो वो एक मस्जिद बनवाएंगे, और जब प्लेग चला गया तो उन्होंने मस्जिद बनाया। दूसरे कारण ये था कि उस समय हैदराबाद का फाउंडेशन चल रहा था, तो उन्होंने एक ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन भी करवाने की कोशिश की ताकि सुंदर लगे उनकी सिटी, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। आर्किटेक्चर फीचर जो है इंडो इस्लामिक है, स्टाइल है, तो उसमें दोनों मिलते हैं, आर्क भी मिलेगा, उसमें जो प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। स्ट्रक्चर जो है ये स्क्वायर बेस होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, एंड 4 ग्रैंड आर्क हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्क, जो यहाँ पे देखिए आर्क यहाँ पे दिख रहा है, ये आर्क है और ये मिनरेट्स हैं। ओके, तो एक ये आर्क, इसको आर्क कहते हैं। ओके, और ये मिनरेट्स है, जो ये वाला पोर्शन लग रहा है ये मिनरेट्स हो। ओके, और इसका जो ये वाला फ्लोर है, अपर फ्लोर, ये है मॉस्क, तो ये याद रखिए आप लोग। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो है, गवर्नमेंट ने आसफा को बढ़ा दिया है, आसफा को नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, 2 एरिया में लगा दिया है, यहाँ पे दिया है। आसपा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसके अंडर में जो आर्मी को है स्पेशल पावर दिया जाता है। ऐसा पावर है कि जैसे आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट से वारंट लेके आना पड़ेगा, तब आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के कोई आपको अरेस्ट कर लेगा। तो आसपा में है आंख मूंद के अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है। वो लोग जिस एरिया में काम करते हैं वो एरिया इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, टेररिज्म से सफर करता है, कहीं से भी गोली चल सकती है, तो कहीं से भी गोली चलाने का भी आपके पास पावर होना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि जब पावर आ जाता है मिसयूज होता है। अब आम जो जनता है उसके खिलाफ उसका यूज होता है। जैसे मैं गया उस एरिया में, आसपा लगा, किसी दुकान पे सामान लेने गया, उसने मुझे सही प्राइस नहीं दिया, थोड़ी झड़प हो गई। अब वहां पे मैं आसपा का यूज कर सकता हूँ क्योंकि आदमी पर्सन हूँ। तो पहली बात है कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो जाता है। मिसयूज इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक अलग से बहुत ही ड्रास्टिक पावर है कि उनके खिलाफ जो आर्मी पर्सन है उनको प्रोटेक्शन दिया गया फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, कि केस ही नहीं फाइल हो सकता है। केस फाइल करने के पहले आप गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए और उसके बाद कीजिए। गवर्नमेंट का ये आदमी है, गवर्नमेंट चाहेगी कि उसके खिलाफ केस स्टार्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा होगा। और दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट की बदनामी होती है। तो ये जो एक्ट है उसका जो प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन है, ये काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये सब यूज होना चाहिए। यूज ऑफ द फोर्स कभी भी कर सकते हैं, यहां तक फोर्स कर सकते हैं, किसी को जान से भी मार सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉजिंग द डेथ। ओके, सर्च एंड सीजर, किसी के घर में कभी भी जाके हम सर्च सीजर कर सकते हैं, कोई वारंट की जरूरत नहीं है। तो ये सब पावर ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें जो सिविलियंस है अगर मिसयूज करने पे उतर आए तो बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। मणिपुर में हमने देखा था कि नियर अबाउट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है कि 1200 फेक रेप केसेज हुए थे। रेप केस ऐसा हुआ था जो मतलब आर्मी पर्सनल ने किया हुआ था, काफी विरोध चल रहा था वहां पे भी। बाद में हमने देखा कि उसके खिलाफ वहां से हटा दिया गया था, अभी फिर से इम्पोज किया गया है। तो किस किस स्टेट में अभी है? जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। तो 1 2 3 4 5 स्टेट में है। हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इनमें नहीं है, क्योंकि इसमें पहले था, अब हटा लिया गया है। तो जो आप देखेंगे शेड्यूल 6 है उसमें 4 स्टेट्स हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। तो सिर्फ असम में है, 3 में नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है। ओके,
एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये नागालैंड और जो मणिपुर है उनके 8 डिस्ट्रिक्ट में लगा है और 21 पुलिस स्टेशन में लगा है। तो ऐसा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है कि इम्पोज हो, अगर ये हो कि थोड़े से पार्ट में लगाना है, पुलिस स्टेशन का ज्यूरिडिक्शन है, तो वहां पे भी लग सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, 15, 20, 25 पुलिस स्टेशन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही इम्पोज किया जाए, रीजनल बेसिस पे, स्पेसिफिक बेसिस पे इसको इम्पोज किया जाता है। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि ये बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ लगाया जा सकता है। कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि ये केवल स्टेट गवर्नमेंट लगाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो इस पे भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग लेंगे, इंडिया शुड लीड द वे ऑन द पीस प्रोसेस। यूक्रेन के जो फिनेंस मिनिस्टर है इनका कहना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो फिनेंस मिनिस्टर यूक्रेन के, उनका कुछ अलग स्टैंड था। अभी वो कह रहे थे, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इंडिया रसा से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसका यूज रसा हमारे खिलाफ वार में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अपोजिशन में स्टैंड था, लेकिन अभी देखिएगा कि कुछ सॉफ्ट हुए हैं। इन्होंने बोला है कि इंडिया के बिना ये निगोसिएशन नहीं हो सकता है, इंडिया को लीड करना चाहिए पीस प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा इंडिया का और यूक्रेन का उतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि G20 का भी जब समिट हो रहा था, इंडिया प्रेसिडेंसी में था, तो हमने वहाँ के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया था उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हमारा उस समय थोड़ा बहुत था कि हम रसा के या किसी के एकदम अपोजिशन में जाके स्टैंड नहीं लेंगे किसी के। और हमने देखा था कि हमें अगर कहीं से इंटरनेशनल एरिया में अगर कुछ नेशनल इंटरेस्ट में कुछ करना पड़ा है, हम उसको करेंगे। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, एडवाइजरी बोर्ड हैव टू कंसीडर इफ द डिटेंशन इज नीडेड इन द आइज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि डिटेंशन का भी कोई भी केस जा रहा है आप उसको अप्रूव कर दें। ओके, सो एडवाइजरी बोर्ड ए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आर्टिकल 22 आप पढ़ते हैं उसके अंडर में आता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, तो उसमें आर्टिकल 22 एक तरीके से प्रोटेक्शन के रूप में दिया गया है कि अगर आपका अरेस्ट हो और डिटेंशन हो, तो ऐसे केस में आपके पास क्या प्रोटेक्शन है, क्या लॉ है, क्या सेफ गार्ड है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो ये डिटेंशन होता है उसका कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि डिटेंशन तो देना नहीं होता, क्योंकि जो फ्रीडम, जो आम जनता का फ्रीडम होता है, लिबर्टी होता है, उसको ये क्रॉस कर देता है, उसको एक तरीके से धाराशाही कर देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई आदमी अरेस्ट होता है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर में उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है, और उसको फर्दर कस्टडी में रखने के लिए अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तब भी होता है, अदरवाइज उसको छोड़ना होता है। ये नियम है। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगे कि नहीं इससे कोई ज्यादा थ्रेट है, तो वो 1 से ज्यादा दिन के लिए फर्दर कस्टडी में रहने के लिए बोल सकता है। ओके, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सेफ गार्ड है वो कहता है कि ऐसे अगर आप ज्यादा दिन के लिए रखते हैं तो एक एडवाइजरी बोर्ड से आप राय लेंगे, और 3 महीने से ज्यादा का अगर फर्दर होता है, एक्सटेंशन आप मांगते हैं कि डिटेंशन को बढ़ाना है, तो एडवाइजरी बोर्ड उसको अगेन उसको रिव्यू करेगा, तब अपना निर्णय लेगा। एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो हाई कोर्ट के जज होंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कमेटी के जो मेंबर होते हैं हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या ऐसा आदमी होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज होने के लिए क्वालिफाइड है। तो ये देखिएगा कि काफी अच्छा यहाँ पे ये प्रोटेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट का ये है कि आप जब भी ऐसे डिसीजन लेते हैं, जैसे अभी एक केस गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऐसा था कि एक आदमी के ऊपर एक्यूजेशन था कि वो किसी भी औरत का जो मंगलसूत्र है वो खींच लेता है। ऐसे में एक पब्लिक डिस्टरबेंस, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो गया। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि ये किस टाइप का पब्लिक ऑर्डर है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब पूरी सोसाइटी को एक तरीके से झटका लगा हो, खतरे में हो। ये तो लॉ ऑर्डर का चांस, ये केस है कि एक पुलिस अगर चाहे तो ये कर सकता है। और जिस आदमी के खिलाफ एक्यूज आपने किया है, कोई प्रूफ, खास प्रूफ नहीं दिया उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसे केस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं हो सकता है। नॉर्मल आप ट्रायल चलाइए, नॉर्मल केस चलाइए, तब आप जाके अगर सजा हो तो वो उसको रखिए, वरना ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही जेल में किसी को रखेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लेते हैं, तो पब्लिक ऑर्डर का बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है। यहां तक इसका मीनिंग है
है तो इम्पैक्ट द ब्रॉडर कम्युनिटी और पूरा देश इससे खतरे में आ जाए किसी एक्टिविटी से, तब जाके माना जाएगा पब्लिक ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल एक सिचुएशन होता है जिसमें देखा जाता है कुछ कानून कोई तोड़ा, उसको कानून पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। तो कौन सा केस था जिसमें उस पर्सन के खिलाफ केस चला रहे थे? तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ द डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट इसके अंडर में था। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखिएगा कि हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट 1 बिलियन मील्स ए डे सेज द यूएन रिपोर्ट। यूएन का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का, और यूनाइटेड नेशन में किसका रिपोर्ट है? यूएनईपी का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, तो इसके अंडर में रिपोर्ट किसने बनाया हुआ है कि वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। ओके, इन्होंने मिलके ये रिपोर्ट दिया है, फूड एंड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट देते हैं। 1 मिलियन मील का मतलब आप समझते हैं 1 मिलियन में कितना लाख कितना करोड़ होता है? सिंपल सी बात होती है, 1 मिलियन में कितना वो होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख 1 बिलियन मीन्स 1 लाख 1000 मिलियन। ओके, एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिलियन बिलियन में काफी कंफ्यूजन होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। ओके, और मिलियन अगर 10 मिलियन है तो उसका मतलब होता है 1 करोड़। 1 करोड़ 1000 है तो इसमें से एक जीरो हटा दो तो 100 करोड़ लोगों का जो खाना है डेली बेसिस पे खराब हो रहा है। आप समझते हैं, 100 करोड़ लोगों का खाना डेली बेसिस पे खराब हो रहा है। इसका मतलब अब जब दुनिया में इतना पॉवर्टी एंड हंगर है तब ये केस है। ओके, और मैक्सिमम जो खाना खराब हो रहा है वो घर जो हाउस होल्ड है वहां का खाना खराब हो रहा है, क्योंकि इनको रखने का एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। एक तो रीजन ये है, दूसरी चीज ये है कि जो वार्मर क्लाइमेट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में वहां जल्दी खाना खराब हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 12वां है वो बोलता है कि हाफ ऑफ द वेस्ट, हम जो वेस्ट है उसको आधा कर देंगे बाय 2030। तो इसका तो इम्पैक्ट नहीं लिख रहा है। और हमें देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो हाफ करना है तो ट्रैकिंग बेटर ट्रैकिंग मैकेनिज्म पर्टिकुलरली द रिटेल एंड द फूड सर्विसेज, उसका ट्रैकिंग नहीं है। और ट्रैकिंग देखिएगा कि ग्लोबल लेवल पे आप डेवलपिंग वर्ल्ड का छोड़िए, डेवलप्ड वर्ल्ड में ओनली 4 G20 कंट्रीज के पास जो है और यूरोपियन यूनियन के पास है फूड वेस्ट एस्टिमेशन, जो कि मॉनिटरिंग के थ्रू इसको वो लोग रिपोर्ट बना लेते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वी शुड गो थ्रू दिस चेंज एंड यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिया हुआ है कि $1 ट्रिलियन का एनुअल इसका निगेटिव वे में जा रहा है। ओके, एंड नियर अबाउट जो हमारा ग्रीन हाउस एमिशन है 8 to 10% इंक्रीज है, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन इससे हो रहा है। तो सिर्फ फूड सिक्योरिटी को घाटा नहीं लग रहा है, जो हमारे इन्वायरमेंटल एमिशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स मेंस में कभी भी पूछ सकते हैं और कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ द टीबी रिमेन्स ए डिस्टिंक्ट गोल एज अ सिस्टेमिक चैलेंज परसिस्ट। तो इसका क्या रीजन है? सिस्टेमिक चैलेंज परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसका रीजन है बायोसोशल, बायो मीन्स बायोलॉजिकल रीजन, जैसे कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो इम्पैक्ट कर रहा है, वो तो रीजन है ही है। लेकिन जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, जो सोसाइटल हमारा जैसे कि फूड सिक्योरिटी है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारा जॉब या लाइवलीहुड का इंश्योरिटी है, सिक्योरिटी है, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोशल इशू है। मेन चैलेंज क्या आ रहा है टीबी को इरेडिकेट करने में? पहला है कि डायग्नोसिस ही नहीं करवा रहे हैं। टीबी है 2 साल बाद पता चल रहा है खास रहे हम दिखाई नहीं रहे। न ही एक्सेस है, आपको टीबी का चेकअप कराना है 100 किलोमीटर दूर जाना है, आदमी 10 किलोमीटर नहीं जा पाता है, जॉब छोड़े फिर वो बस पकड़े, बस से जाए, फिर वहां रुके, लाइन लगाए, फिर उसके अगले दिन आए। ऐसे में गरीब आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसके लिए 2 दिन का भी गैप करना, घर पे बच्चे भूखे रह जाएंगे, ये सोच के जल्दी जॉब ही नहीं छोड़ता है, वो जाता ही नहीं चेकअप कराने। तो डायग्नोसिस एंड एक्सेस सबसे बड़ा इशू है।
दूसरा है कि लैक ऑफ द एक्सेस टू द फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड द ड्रग, वही नहीं है, न ही क्वालिटी ट्रीटमेंट है और न ही ड्रग है। ओके, अब दवा नहीं मिल पाएगा क्योंकि दवा भी लेने के लिए तो जाना पड़ेगा ना हमेशा, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जो भी है, तो वो आदमी नहीं जा सकता है क्योंकि मजबूरी है। इंडिया में ऐसा नहीं है, आपने देखा है कि 73% अभी भी यंग है, वो अनएम्प्लॉयड है। एक लार्ज पॉपुलेशन 80 करोड़ जनता को अभी भी हम क्या दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं ताकि वो जी सके। ऐसे में वो कैसे जाएगा अपना दवा करवाने? और जो दवा आपको दिखता है कितना फ्री मिल रहा है, कभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइएगा, वहां पे आपको स्थिति पता चलेगी कि 2 दवा रहेगा, जो महंगा दवा होगा वो कहेंगे यहाँ नहीं है, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ये स्थिति होती है। एडुकेट न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज है टीबी हो गया, स्टिग्मा हो गया कि ऐसे गाली वाली होती है कि अरे ये टीबीआर टाइप का आदमी है। टीबी को लेके काफी गलत एक तरीके से इम्प्रेशन है। और दूसरी चीज है कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव केयर नहीं है, अगर वीमेन को हो गया तब तो और चीजें दिक्कत हो जाती है। वीमेन ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड है, टीबी एक और ऐड कर देता है। इकोनॉमिक सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी केयर नहीं है। इकोनॉमिक सपोर्ट, गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो पैसे देगी, और पैसे भी देती है तो वो अवेयर ही नहीं है। जिनको मिलने वाला है उनको पता ही नहीं है पैसे मिलेगा, वो अप्लाई ही नहीं करते, फॉर्म ही नहीं भरते। अवेयरनेस की बहुत कमी है। इंडिया का क्या स्टेटस है, हर 1 लाख में 200 लोगों के करीब में लोगों को टीबी के इन्फेक्टेड है। और एक इसमें से लार्ज नंबर, जो सबसे खतरनाक वाला टीबी होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। इसका मतलब होता है कि कई दवा आप पे लागू ही नहीं होगा, आप खाएंगे उसका असर ही नहीं होगा, उनको कहते हैं मल्टी ड्रग। नॉर्मल जो दवा होता है, जैसे आपको बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल खा लिया, ठीक हो गया, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आपका पैरासीटामोल खा के भी फीवर नहीं हो रहा है सही, तो ऐसे में कहेंगे कि आपको मल्टी ड्रग हो गया, 3-4 और मेडिसिन देना पड़ेगा तब आपका सही होगा, तो उसको कहते हैं मल्टी ड्रग। जो डेथ है, हर साल 4 लाख लोगों की डेथ हो रही है इंडिया में। ओके, इंडिया का जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले हम वैक्सीनेशन देने की कोशिश करते हैं, उसको वीसीजी वैक्सीनेशन कहते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस हो गया वैक्सीनेशन के बाद, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं कि उसका ज्यादा लेवल पे बढ़े नहीं, डेथ ना हो। और अभी जो हम यूज कर रहे हैं, जो न्यूअर वर्जन है, शॉर्टन रिफेमिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट को अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं देखते हैं जो अभी भी चैलेंज इसमें भी इन सब ट्रीटमेंट में आ रहा है कि इनसफिशिएंट डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा है, तो हम ट्रीटमेंट के पास पहुंचेंगे नहीं, ट्रीटमेंट का एक्सेस ही नहीं है, ये कंटिन्यूअसली यही है। अंडर न्यूट्रिशन है, जो खाने पीने का, अगर आपका शरीर में खाना पीना समय के अनुसार नहीं मिल रहा है, या जो जरूरत है आपका 4 रोटी की जरूरत है, आप 2 रोटी खा रहे हैं, टीबी का और ज्यादा खराब असर होता है और जल्दी ही डेथ होने के चांसेस होते हैं। इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा है तो ये असर ज्यादा है। ओके, लैसेंट का है कि एक ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में रिड्यूस हो रहा है कि डेथ से, जैसे डेथ बचाने की जो कोशिश है, वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण 40-50% ज्यादा डेथ हो रहा है। ओके, अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को सबसे पहले एक होता है रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे होगा कि थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आएगा कि डायग्नोसिस होगा तो जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो हम बचाने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में चेंज होने के चांसेस कम हो जाएगा। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि जो टीबी चिल्ड्रंस को हो रहा है वो अलग से इसमें ऐड कर रहा है, कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द ग्लोबल बर्डन, जो चिल्ड्रंस का केस है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कि मंथली जो राशन है इंडिया में, जो हम डिफरेंट स्कीम्स जैसे कि गरीब पीएम गरीब कल्याण योजना में दे रहे हैं, वो बढ़ा देना चाहिए जिनके घर में टीबी हुआ है, ताकि वहां पे उनका डोज बढ़े, उनका जो नीड है वो बढ़े। ओके, और जो अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स निकाल के भी वो बढ़ा सकते हैं, जिसका अगर 16 से ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स है मतलब वो खतरे में है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, द काउंटडाउन टू ए पैंडेमिक ट्रीटी। यहाँ पे बात हो रही है कि अभी हमने कोविड-19 में देखा था कि वर्ल्ड ने देखा कि प्रिपेयर्डनेस ही नहीं था, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी, मेडिसिन ही नहीं थे, लॉजिस्टिक चैन नहीं था, जिससे कि हम उस जो कोविड-19 वैक्सीन था या वायरस था उसको हम वैक्सीन को जल्दी से पहुंचा सकें या वायरस को रोक सकें, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे केस में हमने कोविड-19 के जस्ट बाद हमने एक पैंडेमिक ट्रीटी स्टार्ट कर दी, इस पे निगोसिएशन स्टार्ट कर दिया था, और इसका मेन एम जो है वो है कि
एड्रेस द फेल्योर एक्सपोज्ड बाय द कोविड-19। और उसमें क्या था, प्रिपेयर्डनेस नहीं था, हमारे पास प्रिवेंशन नहीं था, एंड रिस्पांस देने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं था। तो हमने जो कुछ एरिया है जिस पे हमने डिस्कस किया है कि इस चीजों को हमें बढ़ाना है। सबसे पहले कि पैथोजन सर्विलेंस, जब पैथोजन अगर कोविड-19 का जहाँ स्टार्ट हुआ था उसी पे अगर सर्विलेंस अच्छा होता तो उसी सिटी में रह गया होता, वुहान सिटी हो या कोई भी सिटी हो, अगर कहीं से भी स्टार्ट हुआ तो अगर सर्विलांस अच्छा रहा होता तो कहीं नहीं कहीं हम ट्रैक्स किए होते हैं कि किसको किसको हुआ है, जल्दी से जल्दी उसको रोकथाम करके हम पूरे वर्ल्ड में फैलने से बचा लिए होते। तो हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरी चीज हमने कहा कि जब पैंडेमिक बढ़ गया था तो हमने देखा कि जो हेल्थ सेक्टर है, वहाँ के जो पर्सनल है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, उनके पास वो क्षमता ही नहीं थी कि उसके सही तरीके से क्योर कर सकें। बाद में उसको डेवलप किया गया धीरे धीरे, लेकिन तुरंत जो पहले स्टेज में था नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हेल्थ सेक्टर के वर्कर हैं उनको हम तैयार करना चाहते हैं ताकि अगर कहीं पे भी ऐसा सिचुएशन आए तो वो अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करें। दूसरी चीज ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दवा बनाने के लिए देश में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं था, मैक्सिमम देशों में नहीं था। इंडिया ने ही वैक्सीन दिया 100 कंट्रीज के आसपास डेवलप। अब वो भी हमने कहीं ना कहीं यूके से, ब्रिटेन से उनके लिए वेवर मांगा था जो पेटेंट था। तो पेटेंट एक दूसरा इशू आता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो पेटेंट होता है उसको हटा दिया जाए जब पैंडेमिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पेटेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई दवा खोज किया, उसको आप खुद ही किसको बनाने का अधिकार देंगे और कितने रुपए में बेचा जाएगा उसका अधिकार देंगे। तो ऐसे में होता है कि कंपनियां पेटेंट कराती हैं, उस पर काफी बेनिफिट लेती हैं क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट काफी लगा होता है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रीटी में बात हो रही है कि पैंडेमिक टाइम पे जो हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको हटा देंगे, हर कंट्री को कहेंगे कि आप बना सकते हैं और बिना आप बहुत ज्यादा पैसे उस पर बेनिफिट लिए। लेकिन ये है कि अगर हम वेवर भी दे दें, टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, कि आप टेक्नोलॉजी भी तो देंगे कि ऐसे मेडिसिन बनाना है। ओके, तो ये चीजें देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों को उस ट्रीटी में बातचीत हो रही है उसको में लाया जा रहा है, और उसका जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बनेगा, वही देखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि पैंडेमिक जब चल रहा था कोविड-19 के टाइम में भी वहां पे भी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ था। अब इतनी अच्छी लॉ है तो डेवलपिंग कंट्रीज है वो खुश हो गए, उन्होंने कहा सही है, हम सब एग्री हैं। लेकिन दिक्कत ये होगा, आप कह रहे हैं कि पेटेंट हम फ्री कर देंगे, और पेटेंट किसके पास है? मैक्सिमम पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी किसके पास है? डेवलप्ड कंट्री के पास है, जैसे यूएस है, यूके है, स्विट्जरलैंड है, इन सबों के पास ही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा पेटेंट है। अब उनको तो अच्छा लगेगा नहीं, तो वहां से क्रिटिसिज्म आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो रेड लाइन होती है ना, लक्ष्मण रेखा आप लोग पार कर रहे हैं, हमारा सारा बेनिफिट आप लोग लेना चाहते हैं, दैट इज नॉट गुड। ओके, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सोर्ड डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ कॉन्सर्न है। डेवलपिंग कंट्रीज से जैसे ये कहा गया कि आप अपना डेटा, पैथोजीन से रिलेटेड जो डेटा है वो आप शेयर कीजिए, पैथोजेंस एंड द जेनेटिक कोड। तो अब डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं कि हम सब कुछ डेटा कर दें शेयर, और जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो पेटेंट ही ना दे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना दे, इससे वो मेडिसिन बनाए इसको भी पेटेंट करवा ले, तो कैसे होगा? तो ऐसे में एक नया मैकेनिज्म लाया गया है वो WHO के अंडर, उसमें बोला जाता है कि पैथोजिन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम इसको बोला गया है, कि अगर जो जो कंट्रीज पैथोजिन देगा, डेटा देगा, उस पर कोड देगा, अगर कोई उस पर मेडिसिन डेवलप हो गया तो जो कंपनी डेवलप करेगी वो 10% उस सारे देशों को जिन्होंने शेयर किया उसको फ्री में देगा, और एडिशनल 10% वो जो उनका नॉन प्रॉफिट कॉस्ट पे देगा। कि जैसे सिर्फ इस मेडिसिन को बनाने में 5 रुपए लगा है और 5 रुपए इसमें कॉस्ट है जो बेनिफिट का है, तो 5 रुपए बेनिफिट वाला हटा के सिर्फ 5 रुपए में देंगे। तो ऐसा कहा गया कि मैन्युफैक्चरर of the diagnostic, therapeutic and the vaccine must provide 10% their product for the free and 10% for the non-profit price। तो ये चीजें हैं। ओके, हमने यहाँ पे देखा है कि अभी करंट इंटरनेशनल रेगुलेशन है वो भी लीगली बाइंडिंग है, लेकिन हमने देखा कि कोविड-19 टाइम पे हमने ये सब कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं था कि अनजस्ट ट्रेवल एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वैक्सीन का होर्डिंग कई कंट्री ने किया, दूसरे कंट्री को दिया ही नहीं।
तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये सब इशू अभी भी है। इस इश्यूज को दूर करने के लिए हमने इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंप्लीमेंट करवाने के लिए बना दिया है। और जो वोटिंग राइट है वो इक्विटी के बेसिस पे है। जैसे कि यूएनएफसीसी जो हमारा क्लाइमेट चेंज पे हमारा जो सबमिट होता है उसमें इक्वल वोटिंग राइट है, इसमें भी सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यूएस डेवलप्ड कंट्री है वो ज्यादा पैसा दे रहे हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स ज्यादा है। ओके, एक इशू आ रहा है कि जो फॉर्म्स जिन्होंने पेटेंट कराया है या जिनके पास लॉयलिटी है वो भी रजिस्ट कर रहे हैं। ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जो अभी हमको इस पे कंसेंसस बनाना है, सारे देश अगर एग्री होंगे तभी ये ट्रीटी डील फाइनलाइज होगा। लेकिन अगर डील को फाइनलाइज करने के लिए ये वाटर डाउन कर दिया गया, जो उसमें प्रोविजन है उसको कमजोर कर दिया गया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ज्यादा उसका वाटर डाउन नहीं हो, एक इम्पैक्टफुल हो जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो है कि इजीली प्रोवोक्ड इंडिया इज नॉट शोइंग द कॉन्फिडेंस अबाउट द इट्स ओन डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडिया का डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड है कि हम एक तरीके से ये दिखाते हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो डेमोक्रेसी है बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका स्ट्रांग है लेकिन कोई अगर कमेंट कर रहा है तो आपको तिल मिलाना नहीं चाहिए, आपको शांति से रहना चाहिए। ऐसा इस एडिटोरियल में बताया गया है कि अगर इंडिया एंड यूएस के बीच में अभी कुछ कमेंट बाजी चल रही है, एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल कमेंट आ रहा है, कुछ इतने मधुर संबंध नहीं लग रहे हैं जितना कि होना चाहिए। ओके, अभी हमने रिसेंटली देखा कि जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ तो यूएस के जो इन्वॉय थे, जो वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, बोला कि टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। फिर इंडिया ने जब कहा कि आप हमारे इंटरनल जो अफेयर्स है, इंटरनल मैटर, उस पर नहीं बोलिए, हमारे पास लीगल सिस्टम है, हमारा लीगल सिस्टम इंडिपेंडेंट है और वो हम उसको डील करेंगे। फिर वहां से देखे कि जो वहाँ का यूएस के इन्वाय की तरफ से फिर कमेंट आया कि काफी एरिया में कमेंट आ रहा है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी आया था, फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी लेके आया था, जो कई एनजीओ के खिलाफ हम लीगल एक्शन ले रहे हैं उस पर भी आया था। ओके, जो अपोजिशन पार्टी पे हमने करा है, क्योंकि जो इन्वॉय है उन्होंने ये भी बोला है कि जो कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट्स सीज किया गया था, फ्रीज किया गया था, उस पर भी कमेंट आया था कि हमें ये पता है, ये सब चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, हमने देखा है कि जो यूएस का भी कुछ सही नहीं चला, कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि पिछले साल भी देखा था कि अभी असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था कनाडा में, यूएस में भी हुआ था। जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है उनमें से कुछ का अटेम्प्ट हुआ था, कुछ का डेथ भी हुआ था। तो वहां पे जो एलिगेशन लगा था, कनाडा से ने भी लगाया था, यूएस ने सपोर्ट किया था, यूएस ने भी लगाया था कि इंडियन ऑफिशियली इसको सीक्रेट रूप से वो मरवा रहे हैं उनको, जितना भी डेथ है इंडिया का हाथ है। अभी हमने देखा कि ये जब पीक पे कैसे चला गया, जो कंट्रोवर्सी है, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन है उनको बुलाया गया था रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनने के लिए, उन्होंने मना कर दिया था और उसकी जगह पे वो क्वाड के समिट में जाके शामिल हुए थे। तो उसकी जगह पे हमें फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ा था। जो यूएस के एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका भी विजिट कैंसिल किया गया था। ओके, एंड वैकेंसीज इन द पोस्ट ऑफ द इंडियन एम्बेसडर टू वॉशिंगटन वहां पे खाली है। तो कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन दिखा रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में कुछ तो सही नहीं चल रहा है। ऐसे केस में अब इंडिया को क्या करना चाहिए? एक तो हो गया कि इंडिया को कन्फ्रंट करना चाहिए, हर चीज का जवाब देना चाहिए। दूसरा ये हो गया कि उससे भी आगे जाके उसी को यूएस के ही अंदर की जो कमी है उसको निकाल निकाल के बताया कि अरे आपने ये नहीं अच्छा किया, आपने वो गलत किया। तीसरी चीज है कि यूएस को बोलने दें, हम चुपचाप रहें, हम अपना प्रोसेस सही से करें। क्योंकि एक लीडर होता है वो दिखाता है कि जब क्रिटिसिज्म होता है तो वो थोड़ा सा शांत होता है, थोड़ा सा वेट करता है, अपने अंदर भी सुधार करता है, वो हर चीज पे रिएक्ट नहीं करता है। तो इंडिया को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल में ऐसा लिखा गया है कि इंडियन जो अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप चल रही है उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई पेशेंस रह के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जॉब्स आउटलुक ब्लीक। जो अभी रिपोर्ट आया है आईएलओ का, वहां पे इंडिया का जो अभी सिचुएशन चल रहा है जॉब में, वो काफी एक तरीके से देखा गया है कि काफी हाई लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चला गया है, पहले 20 साल पहले 35% हुआ करता था, अब 65% जो पॉपुलेशन है, एजुकेटेड प्रोपोर्शनल है, वो अनएम्प्लॉयड है। जो जवान है, जो यंग है, उनमें से 83% इंडिया के अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर 100 लोग
ऐसे हैं जो वर्क करना चाहते हैं, सिर्फ 17 लोगों को जॉब मिला है, 83 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये कंडीशन है और खासकर ये यूथ का रिपोर्ट है, यूथ में इतना है। हर साल जो इंडिया में ऐड हो रहे हैं यंग पीपल, वो 70 से 80 लाख वर्कफोर्स में जो काम ढूंढते हुए आ रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 70 से 80 लाख लोग आ रहे हैं और कितनी जॉब वैकेंसियां आती हैं। आप अगर ऐसे काउंट कर लें, अगर कभी 40,000 भी आ जाता है तो उसको माना जाता है जैसे कि कितना बड़ा मतलब वो हो गया। जरूरत कितनी है? 70 से 80 लाख हर साल की जरूरत है। अगर पूरे 10 सालों में आप जॉब का निकालेंगे नंबर्स, वो नहीं पहुंचेगा 70 लाख 80 लाख। ओके, दैट इज द कंडीशन। और ऐसे केस में देखा जा रहा है जो ग्रेजुएट हैं, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये सब इस एडिटोरियल का पार्ट है, यही इसमें सब मेंशन है। ओके, तो यहाँ पे है कि अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट है वो 30% अनएम्प्लॉयड है, एंड वनली जो लोअर लेवल एजुकेशन है वो 3.4% है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि ग्रेजुएट हो जाने पे आपको ही, अब ग्रेजुएट हो गए और कोई बहुत ही ऐसा जॉब दे जहाँ पे आपको लगे कि अरे ये काफी मीनियल जॉब है, वो मैं ग्रेजुएट होके भी क्यों करूंगा। तो ऐसे जॉब के कारण वो वेट करते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड है उनको जो भी मिलता है वो एक्सेप्ट करते हैं, वो करते हैं, इसीलिए ये रीजन है। ओके, the share of the young people is projected to be declined from the 27% to 23%। तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हम बोलते हैं कि वर्कफोर्स जो यंग है उसका परसेंटेज घटेगा। जो इंडिया अपने आप पे गर्व कर रहा था, हम लोग गर्व कर रहे थे कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जवान लोग हैं, हम लोग काम मिलकर करेंगे, हमारा ग्रोथ ज्यादा होगा, लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही के किसी भी घर में यंग लोग ज्यादा हो तो रहता है ना, काम करने वाले लोग ज्यादा है तो ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्किलिंग नहीं है, एजुकेशन उस लेवल का नहीं है जो इंडस्ट्री को डिमांड है, तो क्या होगा? वो लोग बेरोजगार बैठेंगे, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, घर में ही लड़ाई स्टार्ट होगा। या तो सभी लोग काम करें तो एकदम सब कुछ प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, लेकिन अगर जवान होके भी अगर वो बेरोजगार बैठे हैं तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। ओके, तो ये केसेस है। जो लेबर फोर्स का फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन्स का है, वो भी कंटिन्यूअसली उस लेवल पे नहीं है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का ये मतलब आप नहीं समझिएगा एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल गया है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड दोनों को ऐड करके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है, कि जो लोग जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ओके, हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए? जो हमें दूसरी चीज यहाँ पे देखा गया है कि जो मैक्सिमम जो इन्वॉल्वमेंट है यंग पीपल का या ये वर्कफोर्स का, वो इनफॉर्मल जॉब में है। और इनफॉर्मल का दिक्कत ये है कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इसका मतलब ये कि आपको कभी भी फायर किया जा सकता है। आपको जॉब के बाद अगर आप रिटायर होते हैं पेंशन नहीं मिलेगा। अगर आपको जॉब से निकाला जाता है कंपनसेशन नहीं होगा। ओके, अगर आपके फैमिली के मेंबर को या आपका कभी तबीयत खराब होता है तो वो जिस कंपनी में आप कर रहे हैं उससे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो प्रोटेक्शन होता है, जो सेफ्टी होता है, वो नहीं दिया जाता है इनफॉर्मल जॉब में। और मैक्सिमम इंडिया का 90% से ज्यादा जो जॉब है इनफॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं यूएस फेडरल का एक पॉलिसी है कि वो प्रोमोटिंग द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विद अलोंग विद द स्टेबल प्राइस। तो इसको इंडिया को देखना चाहिए कि एक गवर्नमेंट का भी एक खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं हमें प्रमोट करना है। तो जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एड्रेस द इवॉल्विंग नीड ऑफ द इकोनॉमी, तभी हम जाके कर सकते हैं। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट पे, जॉबलेसनेस पे। तो एक यूपीएससी का ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Comment on the challenges for the inclusive growth which include careless and useless manpower in Indian context. Suggest measure to take for facing these challenges. Okay. तो यहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे? अप्रोच क्या होना चाहिए? पहली बात कि आप स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा सा क्लियरिटी लाएंगे कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, केयरलेस एंड यूजलेस वर्कफोर्स का क्या मतलब है बोलना चाहते हैं। ओके, फिर हम बोलेंगे कि कैसे ये चैलेंज इंक्रीज कर रहा है। तो चैलेंज इसको ला देंगे बॉडी पार्ट में। उसके बाद हम मेजर करेंगे कि क्या क्या मेजर ले सकते हैं, जैसे कि आप स्किलिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन ऑफ द अदर कंट्रीज, प्रमोशन ऑफ द दोज इंडस्ट्री वेयर द लॉ जॉब जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे कि अप्रैल हो गया, शू मेकिंग हो गया, लेदर हो गया, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। तो ऐसे
इंडस्ट्री को ज़्यादा ग्रोथ करवाना है, स्किलिंग करवाना है, कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंट्रीज अगर हो सके तो वो करना है, हमें ऐसा एफटीए डील साइन करना है जहाँ पे इंडिया के वर्कफोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑल ये आपको मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, तो अगर आप एक और पर्सपेक्टिव ऐड कर लें कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे कि जो दलित्स हैं या जो SC ST कम्युनिटी है, विमेन कम्युनिटी है, जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, अगर उनको भी जॉब के नज़रिए में आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। प्लीज़ जो भी आपके मन में आता है प्लीज़ ट्राई टू राइट ये आंसर। ये धीरे धीरे आपका हाथ खुलेगा, आप अधिक से अधिक सहूलियत महसूस करेंगे आंसर लिखने में। प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। नेक्स्ट न्यूज़, ये कुछ छोटा सा एक केस स्टडी है कि पॉलिटिकल रैलीज में जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, और ऐसे केस में जो आज के कंडीशन में हम देखते हैं कि गोदी मीडिया कह के, या जब हम मीडिया पे ही क्वेश्चन करने लगते हैं, और जब पॉलिटिकल लीडर कोई बड़ा सा रैली हो, सभी उसके सपोर्टर हैं वहाँ पे, अगर मीडिया को वो क्रिटिसाइज करता है और मीडिया के लोग हैं, तो उनको काफ़ी खतरा हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो अगर लीडर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक मीडिया का जो अगर देखें कि 100% ही सब लोग बायस हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अभी भी मीडिया के कुछ सेक्शन है जो बचे हुए हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि जब मॉब अगर गुस्सा होती है तो ये नहीं देखती है कि ये अनबायस वाले हैं कि बायस वाले हैं, उनको सिर्फ मीडिया देखेगी और उनको सिर्फ दुश्मन दिखता है। तो ऐसे केस में एक केस स्टडी है कि एक बार एक जर्नलिस्ट थे, वो एक लीडर का रैली में थे, वहाँ पे जब लीडर ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो लोग गुस्सा हो रहे थे। फिर उस जर्नलिस्ट ने धीरे से अपना कार्ड छुपा लिया ताकि ये न लगे कि वो जर्नलिस्ट है, और आगे जाके वो उस लीडर से मिले। वो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी थे, उन्हीं की रैली थी, तो उनसे बोला कि आप ऐसा भाषण जो दे रहे थे उससे हमारे खतरा हो सकता है। तो अगले बार से वो जब रैली में गए तो देखे कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर है ऐसा किसी वर्ड का या ऐसे किसी सेंटेंस का यूज नहीं किए। उन्होंने उनकी बात को समझा और उनके बात को ध्यान में रख के इस चीजों को अवॉइड किया। और ये सिर्फ राहुल गांधी की नई बात है, जो लोग अपोजिशन में, जो लोग पावर में है, उन्होंने भी ऐसा मीडिया के खिलाफ बोला। जैसे जगन मोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपनी रैली में कुछ ऐसा ही बोला। के चंद्रशेखर राव हैं जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, अभी तो नहीं है, अपने भारत राष्ट्र पार्टी के समिति पार्टी के, तो इन लोगों के भी ऐसे भाषणों में या रैलियों में ऐसा देखने को मिला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द इंडिया कोल इंपोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इंडिया का पावर सेक्टर है, डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन दिक्कत है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड ज़्यादा हो रहा है लेकिन कोल का जो शॉर्टेज है वो भी बढ़ रहा है। तो कोल का शॉर्टेज क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू द लॉजिस्टिक, इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक टू द ट्रांसपोर्ट द कोल टू द पावर प्लांट। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन हो भी रहा है, तो जो रेलवे से या फ्रेट कॉरिडोर की कमी के कारण हम देखते हैं कि जो 2 दिन में पहुंचना चाहिए 4 दिन में पहुंच रहा है, और उसके कारण जो पावर प्लांट है उनको प्रोडक्शन में लेट हो रहा है, वो थोड़ा सा कम प्रोडक्ट कर रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि आप 6% एडवांस में रखिए जो आपकी नीड है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि राइटर की ऐसा नहीं है कि सारे पावर प्लांट को दिक्कत है, अगर जो कोल माइन के पास पावर प्लांट है उनको तो नहीं है शॉर्टेज, क्योंकि उनको तुरंत मिल जाता है। क्योंकि मेन इशू लॉजिस्टिक का है। इन्होंने एक डेटा भी दिया है कि जब पीक पे डिमांड एकदम वो शॉर्टेज था इलेक्ट्रिसिटी का, उस समय जो कोल का जो शॉर्टेज था वो सिर्फ 0.55% था। तो ऐसा नहीं था कि कोल नहीं था, कोल पहुंच नहीं पा रहा था, उसलिए दिक्कत है। और जो जो प्लांट जो माइंस के पास हैं, कोल माइंस के, उनको दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप 6% अगर आप मैंडेटरी कर दें, अभी तो ये एडवाइजरी था, लेकिन अगर मैंडेटरी कर दें तो ये जो प्रेशर है पावर प्लांट पे कि 6% आप एडवांस में रखें, तो वो उनके लिए निगेटिव वे में काम करेगा, खासकर उनके लिए जो कोल माइन के पास है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है एनालिसिस है, वो इंटरव्यू है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या एक्सटॉर्शन के जैसे हम ट्रीट कर सकते हैं क्या। तो इंटरव्यू है, सुभाष चंद्र गर्ग हैं, फॉर्मर फिनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रहे हैं, और अंजलि भारद्वाज हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट है। इन्होंने सतर्क नागरिक संगठन भी किया था। इन दोनों ने डिस्कस किया है, डिबेट किया इस मुद्दे पे कि क्या सच में था। तो इन लोगों ने यही बोला कि यस,
जो हमने देखा है, जो फैक्ट आया है उसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं कंपनियों पे पहले ईडी एंड सीबीआई का रेड पड़ा, उसके बाद देखा गया कि कंपनियां गई हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, फिर जाके पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी सेंटर और स्टेट लेवल को, उसको फंडिंग किया है। ओके, यहाँ तक देखा गया है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उसके बाद फंडिंग हुई है, उसके पहले फंडिंग हुई है। और यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि ये नया नहीं है, पहले से है, लेकिन अब लीगलाइज कर दिया गया है, अब ट्रेस करना मुश्किल है। ओके, फिर इन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी सीबीआई, एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग जवाब आ रहा था, गवर्नमेंट का अलग जवाब आ रहा था। गवर्नमेंट बोल रही थी कि एसबीआई के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, जो न्यूमेरिक कोड है एसबीआई ने उसको ला के दे दिया सुप्रीम कोर्ट का। अगर रिकॉर्ड ही नहीं था तो दे कैसे दिया? एसबीआई पहले बोल रही थी हमें 5 महीने लगेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 दिन के अंदर में दीजिए, 5 दिन के अंदर में दे दिया। कहीं ना कहीं उनके पास डेटा था, कहीं ना कहीं वो डीले कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद हो जाए, इलेक्शन के पहले मुद्दा ना बने। तो शायद ये रीजन हो सकता है। इसी को इन्होंने कहा कि इसके ऊपर चेक होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। ऑलरेडी हम लोग इसके बेसिस को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टेक जायंट फेसिंग ईयू स्क्रूटनी को लेकर है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जितने भी बड़े जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, ओके, और अमेजन हो गया, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने बिग प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि जो अमेजन का ही ले लिए, अमेजन एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना सामान लाते हैं, सेल करते हैं, जो हम लोग कंज्यूमर हैं खरीदते हैं। आप सोचिए कि अमेजन खुद एक प्रोडक्ट बना रहा है, ये पेन बनाने लगा अमेजन, और भी 10 कंपनियां वो भी पेन बना रही हैं। अब अमेजन अपने आप पेन डालते हैं, सर्च करते हैं, 10 प्रोडक्ट आता है, उसी में से किसी को लेते हैं। मैक्सिमम आप ऊपर ही देखते हैं, ऐसा थोड़ी कि 1000 नीचे बिलो जाके प्रोडक्ट को देखते हैं। आप देखिएगा जो स्क्रीन पे सामने आता है, आप उसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब इस पेन का आपने डाला, अब अमेजन जितना भी ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके, उसके पेन का आ रहा है, या उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है 50%, जिससे उसको भी फायदा होगा, वो उस कंपनी के पेन को आगे कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो और लोग प्रोडक्ट पेन बना रहे हैं उनको तो घाटा हो गया ना। आप प्लेटफॉर्म है तो आप एक तरीके से नॉन बायस रहिए। और इसी के लिए ईयू ने एक एक्ट बनाया है, डिजिटल मार्केट एक्ट। डिजिटल मार्केट एक्ट में बोला गया है कि कोई भी कंपनी जो बड़ी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो अपने प्रोडक्ट को लेके किसी और से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ओके, तो कंपटीशन ऐसे फेयर रहता है, अदरवाइज जो मेरा प्रोडक्ट है बिकेगा ही नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको यूट्यूब पे भी देखना है, कुछ आप सर्च करते होंगे, सामने जो आता होगा उसी पे आप क्लिक करके वॉच करते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप 1000 नीचे स्क्रॉल करते करते जाके देखते हैं, नहीं होता है जनरली। तो ऐसा है, ऐसा हमने कई कंपनियों में देखा है। जैसे एप्पल का ही देखें तो एप्पल का जो एप्पल स्टोर है, या एप्पल का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, वहां पे देखिएगा कि वो अपने ही प्रोडक्ट को डिफॉल्ट करा देता है, डिफॉल्ट सेटिंग में डाल देगा, दूसरे को प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। मेटा का इशू है कि मेटा कहता है कि या तो पे कीजिए या तो कंसेंट कीजिए कि हम आपका प्राइवेट डेटा ले सकते हैं, आपको अपने अनुसार हम एडवर्टाइजमेंट भेज सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिएगा कि कंपटीशन को इक्वल नहीं बनाता है। इसी में सारा डिस्कशन हुआ है कि क्या क्या किसका किसका दिक्कत हो है। जैसे एप्पल का है, एप्पल प्रैक्टिस टू इंश्योर द यूजर्स कैन इजीली अनइंस्टॉल प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन। इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है जल्दी, चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग एप्पल में नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए कि हम आप ही का क्यों यूज करें, किसी और का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस नॉन कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन क्रिएटेड, नॉन कॉम्पिटेटिव, उसी को यू स्क्रूटिनाइज कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो अगेन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे बोला गया है कि मेजरिंग इंटरनेट फ्रीडम इन द इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट शटडाउन पे, वो लगातार पहले नंबर पे आ रहा है। और पूरे दुनिया में जितना इंटरनेट शट डाउन किया गया है, 60% अकेले इंडिया में उसका है, 2016 से 2022 के बीच में। मतलब कि अगर बैन लगाया गया, जैसे हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई इश्यू आया, पूरा इंटरनेट ही बैन कर दिया। फॉर्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पे इंटरनेट ही हटा दिया। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया, इंटरनेट ही बैन कर दिया। दिक्कत ये है कि इंटरनेट आपने बैन कर दिया, ठीक है, सोल्यूशन आपने ढूंढा कि आगे बवाल ना हो, लड़ाई ना हो, लेकिन इससे घाटा भी लोगों को बहुत होता है। आजकल पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजिटल हो गया है।
अब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिनका एग्जाम होगा, वो तो नहीं पढ़ पाएंगे, या जिनको सर्च करके कुछ गूगल पे ढूंढना हो, पेपर देना हो, वो तो नहीं दे पाएंगे ना, फिर उनके लिए घाटा हो गया। कहीं ना कहीं अनइक्वल कंडीशन क्रिएट कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का है तो आप पुलिस से कीजिए, आप लोगों का जो सुख सुविधा है वो उसको आप एकदम बैन कर दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इजी ऑप्शन है, लेकिन आदमी जो वहां पे रह रहे हैं उनको काफी असहूलियत हो रही है। आप कोई भी गवर्नमेंट का ही सर्विस ले लीजिए, बैंकिंग हो गया, या आप कोई अदर सर्विसेज है, आपको अप्लाई करना है कि गैस चूल्हा, आपका गैस फ्यूल खत्म हो गया, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। ओके, लॉट ऑफ थिंग, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, आप इंटरनेट नहीं रहेगा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो केस था अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पे बोला कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का के खिलाफ है। अगर इनडिफिनिट शटडाउन हो गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तुरंत उसको वो इनवैलिड करार दे देगी। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा कि दिस इज ऑल अबाउट कि हम जो इंटरनेट शटडाउन है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो जब गवर्नमेंट करती है तो उसको सोच समझ के करना चाहिए, वही डिस्कशन में सब कुछ बोला गया है। कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेट इनटू द इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। ओके, पहला कोल हो गया, दूसरा स्टील हो गया, तीसरा रिफाइनरी प्रोडक्ट, एंड डी नेचुरल गैस। तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा है रिफाइनरी के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, consider the following statement regarding the index of 8 core industries. It is a part of broader wholesale price index WPI. It is used to track the performance of Indian manufacturing sector. Which of the above statement is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. तो हमने देखा कि ये wholesale price index का तो है नहीं, ये पहला गलत हो गया। एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, ये 8 कोर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग से होता है। तो सेकंड भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉर 2, डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, प्लानिंग कमीशन नहीं, यहाँ पे नीति आयोग होगा, प्लानिंग कमीशन तो हम नहीं है, ये गलती से हो गया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT। तो कहीं ना कहीं हमें डी आंसर होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में आता है। What with the reference to the index of the 8 core industries consider following industry and weight: fertilizer 10.33%, crude oil 2.63%, natural gas 6.8%। ऐसा इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका शेयर है। ओके, हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन एबव इज करेक्टली मैच्ड? पहला है क्या, फर्टिलाइजर का हम देखते हैं कि 2.63 है, तो ये गलत हो गया। क्रूड ऑयल का इतना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेचुरल गैस का 6.88 है, तो वनली 1 ए करेक्ट आंसर हो गया। Question number 5. Consider the following statement about the Charminar. It was built by the Qutub Shahi dynasty. It incorporates architectural element of the Bahmani Sultanate. It is primarily a commemorative monument built to mark the end of the famine. Which of the above statement is are correct? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुतुब शाही डायनेस्टी सही हो गया। इट इनकॉर्पोरेट आर्किटेक्चरल एलिमेंट ऑफ द बहमानी सल्तनत, ये गलत हो गया। हमने देखा कि इंडो इस्लामिक है। एंड इट्स प्राइमरली कोमेमोरेट मॉन्यूमेंट बिल्ट टू मार्क द एंड ऑफ द फेमाइन, तो ये भी गलत है। फेमाइन नहीं था, कोई उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है, प्लेग था और हैदराबाद को बसा रहे थे, उसको नया सा इस्टेब्लिश कर रहे थे न्यू सिटी, तो केवल 1 होगा। सेकंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, वो उस पर थर्ड पे तो कोई उस पर एक डेफिनेट स्टैंड नहीं है। Charminar is the Hyderabad is an example of which architectural style? Mughal style, Deccan Sultanate architecture, Dravidian architecture, Indo-Islamic। तो अगेन Indo-Islamic ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, 2 बार भी बताया, तो D होगा। Which of the following statement is true about the Charminar? It is built primarily as a fort. It sits on the bank of the Godavari river. It has mosque on the upper floor. It was constructed during the Maurya एम्पायर। तो हमने देखा कि मॉस्क अपर फ्लोर पे है, हमने देखा भी था पिक्चर में भी। ये गोदावरी पे नहीं, ये मूसा रिवर शायद है, वहां पे है।
So this is all about from the today's news. You have we have covered most of the relevant news from the today's, और हमने जहाँ तक कोशिश किया कि सबको जल्दी जल्दी प्रिसाइज किया, क्योंकि आज 15-16 न्यूज़ था जो रेलिवेंट था, और यस उसका रिपीट और रिकैप करना भी इम्पोर्टेंट था। तो हमने सब कुछ कवर किया। यहाँ पे हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। आप सभी को धन्यवाद टू ज्वाइन दिस सेशन। ऑल द बेस्ट एंड यस, जय हिंद।